और एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब खबरें पहाड़ से, जिसमें सबसे पहले आपको बताते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं बकायदा देहरादून की। देहरादून टोल प्लाजा की आप तस्वीरें देखेंगे, जहां पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सामान से भरा हुआ ट्रक फास्टैग लाइन पर बने हुए केबिन से टकरा गया। ट्रक के ठीक आगे एक हरियाणा नंबर की एसयूवी थी, जिसमें सवार थे लोग जो कि बाल बाल बच गए। इस घटना में एक लड़की घायल हुई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वीडियो काफ़ी डरावना है, आप देख सकते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए आप किस तरह से ये ट्रक टोल प्लाजा पर फास्टैग लाइन से साइड होते हुए काउंटर के केबिन में चढ़ जाता है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और गनीमत रही कि जो एसयूवी इस समय आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, उसमें जो लोग बैठे थे वो बाल बाल बच गए, और केबिन में भी कोई मौजूद नहीं था जिस वक्त ये बड़ा हादसा हुआ। बेकाबू ट्रक जो कि भरा हुआ है पूरी तरह से लदालद, और केबिन में जा चढ़ता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में राजपुर रोड इलाके में अवैध प्लॉटिंग की शिकायत पर डीएम सोनिका ने लापरवाही पाए जाने पर एक्शन लेते हुए जिला खनन अधिकारी समेत 4 लोग सस्पेंड किए हैं। साथ ही डालनवाला थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। जिला खनन अधिकारी वीरेंद्र सिंह, भूगर्भ वैज्ञानिक अनिल कुमार के साथ ही 2 सुपरवाइजर पर भी सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। डीएम ने अवैध प्लॉटिंग से लेकर अवैध खनन के मामलों में लापरवाही बरतने पर इसी तरह की कार्रवाई करने की सभी अधिकारियों को चेतावनी दी। ये एमडीडीए के द्वारा डिमोलिशन की कार्रवाई हो रही है, और अब इसमें क्या परमिशंस दी गई थी और उसके चलते क्या किया गया है, इस पे अभी हमारी टीम भी देख रही है इसको, और एमडीडीए की भी टीम देख रही है, और जो भी नियमानुसार होगा वो कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर एक महिला के चंपावत बाल विकास विभाग में जिला कार्यालय अधिकारी के पद पर ज्वाइन करने का एक मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक सुबह कार्यालय खोलने के बाद एक महिला बाल विकास विभाग में अपने पति और मां के साथ आई। महिला ने अपना नाम किरण राणा बताया। डीपीओ राजेंद्र बिष्ट ने जब महिला से तैनाती के दस्तावेज मांगे तो महिला ने कागज दिखाए। उसके बाद डीपीओ बिष्ट ने तैनाती के आदेश की जानकारी के लिए निदेशालय में फोन करके पता किया। निदेशालय ने ऐसी किसी भी नियुक्ति के आदेश से इनकार कर दिया। जब डीपीओ बिष्ट ने महिला को सीडीओ के पास ज्वाइनिंग के लिए ले जाने को कहा तो महिला साथ आए लोगों के साथ कार में बैठकर वहां से भाग गई। इसके बाद चलती पुलिस ने महिला को पकड़ लिया। विकास भवन में आई थी, जो बाद में पता चला कि जो अपॉइंटमेंट लेटर या जो पत्र था वो संभवतः फर्जी था। तो पूरे मामले की भी जांच की जा रही, डॉक्यूमेंट देखे जा रहे हैं, और जो संबंधित है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो अभी कुछ भी कहना इसमें जल्दबाजी होगी। कांवड़ मेले में गंगा के तेज बहाव में बहने वाले कांवड़ियों को पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया कि लगातार उनकी जान बचाई जा रही है। शनिवार को 40वीं वाहिनी पीएसी के जवानों ने सहारनपुर जिले से आए अक्षय नाम के युवक को डूबने से बचा लिया। दोस्तों के साथ कांवड़ लेने आया अक्षय गंगा में नहाने के दौरान तेज बहाव में बहने लगा, जिसकी सूचना घाट पर मौजूद पुलिसकर्मियों को मिली तो उन्होंने बोट और लाइफ जैकेट के जरिए डूब रहे युवक को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। अब तक 100 से ज्यादा लोगों का ऐसे ही रेस्क्यू किया जा चुका है। अब यहाँ आपको बताते हैं कि हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। पुष्प वर्षा कर रहे हेलीकॉप्टर की पंखे से उलझी पॉलिथीन। शुक्रवार को हर की पैड़ी पर हो रही थी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, और पॉलिथीन के पंखड़ी से लिपटने पर यह बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, तस्वीरें बेहद खौफनाक है। आप देखिए इन तस्वीरों में ये हेलीकॉप्टर जिससे फूल बरसाए जा रहे हैं नीचे कांवड़ियों के ऊपर, पॉलिथीन निकल के उलझ जाती है यहाँ हेलीकॉप्टर से। तो ये बड़ा हादसा होने से टल गया है। अगर ये पॉलिथीन
हेलीकॉप्टर के विंग्स में फंसती तो बड़ा हादसा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में कांवड़ मेले में अगले 3 दिन प्रशासन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। कांवड़ मेला अपने अंतिम फेज में है और डाक कांवड़ की आमद अब बढ़ गई है। पैदल यात्रियों के साथ साथ डाक पैदल कांवड़ यात्रियों और डाक कांवड़ों ने सड़कों पर कब्जा जमा लिया है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों के लिए बनाई गई सभी पार्किंग कांवड़ियों से पैक होने लगी है। दूसरे जिलों और प्रदेशों से कांवड़ यात्री हरिद्वार पहुंच रहे हैं। पिछले कुछ समय में कांवड़ यात्रा का चलन काफी बढ़ा है। डाक कांवड़ में एक बड़ी गाड़ी में 25 से 35 लोगों का ग्रुप कांवड़ लेकर जाता है। शिव भक्तों का ये ग्रुप 3 से 4 दिन हरिद्वार में रुकता है और इस बीच कांवड़िए खुद ही खाना बनाकर खाते हैं। और डाक कांवड़ में सारी टीम मिलके टाइम पहले बोले के इच्छा अनुसार करते हैं। हम 21 को आए और यहाँ से 25 को जल ढाके जाएंगे और हम 26 का वहाँ पे जल चढ़ाना है हमें। 25 तारीख की शाम को 4 बजे जल ढाएंगे हम। 4 बजे के बाद हम अपना दौड़ना शुरू करेंगे और बारी बारी से एक दूसरे को पास करेंगे और कम से कम 20-22 लोग दौड़ेंगे जो फील्ड में उतरेंगे, जो दौड़ेंगे राउस पे। 14 जुलाई से शुरू हुआ कांवड़ मेला अब अपने चरम पर पहुंच गया है। प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार अब तक करीब 2 करोड़ श्रद्धालु हरिद्वार से कांवड़ लेकर रवाना हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बैरागी कैंप में लगभग अब फुल होने की स्थिति आ रही है। अच्छी बात यह है कि जो आ रहे हैं वो साथ साथ निकल भी रहे हैं। हरिद्वार में हजारों डाक कावड़ों पर बज रहे डीजे से धर्म नगरी शिवमय हो गई है। इस साल कावड़ मेले के अंतिम चरण में पैदल यात्री भी बराबर संख्या में चल रहे हैं, जबकि अंतिम 3 दिन डाक कावड़ का भी दबाव बढ़ने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। बागेश्वर से खबर, जहां पर एक गुलदार के चहलकदमी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आपको दिखाते हैं वीडियो। इस वीडियो में आप देखेंगे कि बागेश्वर के कांडा क्षेत्र में एक गुलदार दिन दहाड़े घूमता हुआ नजर आएगा। इस वीडियो में गुलदार चोटिल दिख रहा है, उसकी पीठ पर चोट के निशान भी आप देख पाएंगे। ग्रामीणों ने गुलदार का ये वीडियो बनाया। खबर है कि कांडा क्षेत्र में इन दिनों गुलदार का आतंक बना हुआ है। यहाँ दिन दहाड़े लोग डर में हैं। गुलदार घूमने से लोग डर महसूस कर रहे हैं, घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। कई पालतू जानवर को भी बाहर नहीं निकाला जा रहा है, क्योंकि कई पालतू जानवरों को ये गुलदार अपना निशाना बना चुका है। और इन दिनों गुलदार दिखने पर क्षेत्र के ग्रामीण काफी सहमे हुए हैं। वन विभाग से पिंजरा लगवाने की मांग की जा रही है। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हिरन और तेंदुआ एक ही वाटर होल में साथ साथ अपनी प्यास बुझा रहे हैं, जहां पर एक वाटर होल में 2 सांभर और एक गुलदार के साथ पानी पी रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इसमें गुलदार को देखकर कोई डियर को कोई डर नहीं लग रहा है, हिरन में कोई डर नजर नहीं आया। तीनों आराम से यहाँ पर पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं। कॉर्बेट के अधिकारी इसे सामान्य बात बता रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, कोई भय कोई डर तीनों में एक दूसरे को लेकर नहीं है। एक साथ तीनों पानी पीते नजर आए और कॉर्बेट शासन का कहना है कि एक सामान्य बात है, यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज आमतौर पर देखी जाती है। देखिए, ये तो कॉमन बिहेवियर होता है। एक प्रे और प्रेडेटर की एक रिलेशनशिप है। तो ऐसी तस्वीरें बहुत कॉमन हैं। यही नहीं, और भी देश के विभिन्न नेशनल पार्क से या टाइगर रिजर्व से इस तरीके की विजुअल्स आते रहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। बागेश्वर से एक और खबर, जहां पर पिंडारी ग्लेशियर मार्ग के विशालकाय बोल्डर आ गया, जिसे हटाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ बुलडोजर का सहारा लेना पड़ा है। बागेश्वर में अभी भी 6 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम किया जा रहा है। तो वहीं रुक रुक कर हो रही बारिश से 3 मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कई पेयजल योजनाएं भी बाधित हुई। वीडियो बना दी, वीडियो। और अब बात नैनीताल की करते हैं। हल्की बारिश में ही ओक लॉज इलाके में भूस्खलन हो गया।
200 मीटर पहाड़ी धंसाव होने से 7 नंबर के इस इलाके में खतरा बन गया है। वहीं इस भूस्खलन से 2 मकानों को नुकसान हुआ, कई पर खतरा बना हुआ है। 5 से 7 पेड़ भी गिरने से आबादी को खतरा बन गया है। उत्तरकाशी में राशन गोदाम के निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और पूर्ति निरीक्षक अपने आमने सामने आ गए। आरोप है कि पूर्ति निरीक्षक ने निरीक्षण की कार्रवाई में सहयोग न करते हुए गोदाम के अभिलेख दिखाने से साफ इनकार कर दिया। वहीं निरीक्षण की कार्रवाई में सहयोग न मिलने पर एआरओ आरती भट्ट ने गोदाम को सील कर दिया है। एआरओ भट्ट ने बताया कि प्रथम दृष्टता अनियमितताएं की दिखती हैं। ऐसा है कि मुझे कुछ दिन पहले विक्रेताओं की शिकायत मिली है, ये राशन तोलकर नहीं लिया जा रहा है, घटतौले की संभावना है। इसी के चलते मैं निरीक्षण करने, एक तो रूटीन निरीक्षण होते ही है, मैं उसी शिकायत के उस पर रूटीन निरीक्षण करने ज्ञानसू गोदाम आई थी, लेकिन नाजी ने मेरे साथ कॉपरेट नहीं किया है। नहीं, डीओ साहब ने ये लेकिन निरीक्षण के लिए मना। डीओ साहब ने कहा कि मेरे आदेश होंगे, मेरे आदेश के बिना निरीक्षण नहीं। आपने अभिलेख दिखाने से मना किया है? नहीं, अभिलेख मना नहीं किया। अभिलेख डीओ साहब ने कहा कि अभिलेख मुझे दिखाए। तो निरीक्षण अधिकारी को अपना गोदाम दिखाना चाहिए सबको, जो निरीक्षण अधिकारी हैं, सेक्शन निरीक्षण अधिकारी हैं। तो अभी रिपोर्ट जो सब फाइनल सबमिट करेंगे। उत्तराखंड में दूसरे राज्य से काम करने आने वाले लोगों को अब अपने इलाके में स्थित पुलिस थाने में कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर आना पड़ेगा और साथ ही साथ एक एफिडेविट भी अपने बारे में लाना पड़ेगा। दरअसल बाहरी राज्य के लोगों के आपराधिक घटनाओं में संलिप्तता देखने को जो मिली है, उसके बाद ये फैसला लिया गया है, ये फरमान निकाला गया। पुलिस के नए आदेश के बाद अब दूसरे राज्य से आने वाले कई मजदूर दिक्कत होने की बात कर रहे हैं। हालांकि राज्य में अपराधों को रोकने के लिए इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। देखिए, हमने 2 चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस ये हैं कि एक तो उसे एफिडेविट देना होगा, क्योंकि वो झूठी सूचनाएं दे देता था और हम पे वेरिफिकेशन आता नहीं था। बहुत सारे स्टेट्स, खासकर ईस्टर्न इंडिया में, बंगाल, बिहार, झारखंड, वहाँ से वेरिफिकेशन आता नहीं था। तो एफिडेविट देगा तो झूठा होगा तो हम उस पर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग जिले से खबर, जहां अस्पताल में एक अविवाहित नाबालिग लड़की ने बच्चे को जन्म दे दिया, जिसके बाद मां और बच्चे दोनों की जिला अस्पताल में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पेट दर्द की शिकायत पर नाबालिग की मां उसे लेकर जिला अस्पताल आई थी और परिजनों ने डॉक्टरों से भी नाबालिग के गर्भवती होने की जानकारी छिपाई। नाबालिग की मां के बिना डॉक्टरों की जानकारी के ही शौचालय में डिलीवरी करवा दी गई। तो वहीं डिलीवरी के बाद नाबालिग ने जिला अस्पताल में रात को ही दम तोड़ दिया। सुबह जब सफाई कर्मी शौचालय की सफाई कर रहे थे तो मृत नवजात के बारे में उन्होंने बताया। प्रसव का दर्द हुआ होगा तो वो गई बाथरूम में गई, तो बाथरूम में ही उनकी डिलीवरी होगी, जिसमें एक मृत जो है बच्चा पैदा हुआ। तो वो बात भी उन्होंने छुपाई के साथ, ये बच्चा पैदा हो गया, बाथरूम में डिलीवरी होगी, तो चुपचाप से आकर के अपने बेड में सो गई। तो अत्यधिक, क्योंकि 3 ग्राम उनका खून था हीमोग्लोबिन, और रात को जो है बच्चा होने के बाद ज़्यादा रक्तस्राव हुआ तो इसमें उनकी मृत्यु हो गई। तो एक तरफ तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन में नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के सीनियर नेता तरुण विजय ने सरकार पर दरगाह बनाने का आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किए हैं और 100 से ज्यादा पुराने देहरादून के रेंजर्स कॉलेज की दरगाह पर सवाल उठाकर तरुण विजय ने नया बवाल मचा दिया है। पूरे प्रदेश में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन होगा, ये संदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दे चुके हैं। कई जगहों पर अवैध मजार का अतिक्रमण भी हटाया गया, लेकिन बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व सांसद तरुण विजय को अचानक क्या हुआ कि अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। तरुण विजय ने ट्वीट किया कि किसी को उत्तराखंड के इस्लामीकरण की चिंता नहीं है, ट्विटर पर सब ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने रेंजर्स कॉलेज में दरगाह बनाई, सब नियम से हटकर अलग एंट्रेंस दिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के प्रोडक्शन में इस्लामीकरण, क्या करें।
जिस रेंजर्स कॉलेज में दरगाह बनाने का आरोप तरुण विजय ने सरकार पर लगाया वो देहरादून के बीचों बीच है। न्यूज 18 ने पड़ताल की तो पता लगा कि ये दरगाह कितनी पुरानी है किसी को नहीं पता, लेकिन जिस रेंजर्स कॉलेज में ये बनी है वो 1894 का बना हुआ है और ये केंद्र सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी है। लोकल लोगों के मुताबिक ये दरगाह सालों पुरानी है, तो सवाल है कि बीजेपी नेता तरुण विजय ने इस्लामीकरण की बात करके सरकार पर सवाल क्यों उठाया, जबकि केंद्र राज्य दोनों जगहों पर बीजेपी सरकार है। बीजेपी का कहना है कि तरुण विजय कहना कुछ और चाहते हैं और समझा कुछ और जा रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि तरुण विजय अपनी ही सरकार के काम पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 ने भी बीजेपी नेता तरुण विजय का पक्ष जानना चाहा, उन्हें मैसेज किया, फोन किया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। तरुण विजय जी की चिंताएं अपनी जगह जायज हो सकती हैं और जायज हैं भी। उनके कहने का तात्पर्य वो नहीं है जो आप लोग समझ बैठे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसको और ज्यादा मजबूती के साथ काम करना चाहिए। शायद तरुण विजय जी का आशय ऐसा ही है, मुझे लगता है। तरुण विजय तो उनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, उनके कामकाज पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। अकर्मण्य है ऐसा कह रहे हैं, वही इस प्रदेश के अंदर पूरा इस्लामीकरण कर रहे हैं, ऐसा आरोप वो लगा रहे हैं। तो ये तो तरुण विजय जो आरोप लगा रहे हैं उस पर मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। देवभूमि की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान बरकरार रखने के लिए सरकार गंभीरता से काम करेगी, ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार कह चुके हैं। ऐसे में बीजेपी नेता तरुण विजय का सालों पुरानी मजार को लेकर इस्लामीकरण का सवाल हैरान करने वाला है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। पहाड़ में तेजी से कृषि खेत बंजर हो रहे हैं और इसी से जुड़ी ये खबर है, जिसमें धान्य फसलों में तो पिछले 5 सालों में 10,000 हेक्टेयर खेत बंजर हो गए हैं। कुछ किसानों ने अब नकदी फसलों की तरफ रुख कर लिया है और पहाड़ों से पलायन और जंगली जानवर खेतों के बंजर होने का मुख्य कारण है। अल्मोड़ा में साल दर साल गांव के गांव बंजर होते जा रहे हैं। धान्य फसलों के बाद सब्जी उत्पादन में भी कमी आई है। कुछ क्षेत्रों में दलहन और तिलहन की फसलों में जरूर वृद्धि हुई है, लेकिन बारिश की कमी और पलायन की मार खेती पर पड़ रही है। जो एरिया कम हुआ है, कुछ कारण तो अर्बनाइजेशन भी बढ़ा है और कुछ अपने जनपद से किसानों का मूवमेंट अन्य क्षेत्र में हुआ है, जिसकी वजह से कुछ धान्य फसलों का एरिया कम हुआ है। युवा पीढ़ी का तो फसलों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। युवा नौकरी की तलाश में मैदानों को पलायन कर रहे हैं, जिससे खेत बंजर हो रहे हैं और बुजुर्ग ही अधिकांश गांवों में खेती करते अब नजर आते हैं। गांव में बैल पालना आदमी ने कम कर दिया है, क्योंकि सब पलायन हो चुका है। गांव के उस खेती से उनके 6 महीने साल भर की आजीविका तो चलती है नहीं। सरकार ने किसानों के लिए दर्जनों योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र सिमटता जा रहा है। गांवों में चकबंदी नहीं होना और खेतों का बिखरा होना भी पलायन का कारण माना जा रहा है। इसके साथ ही जंगली जानवरों से भी कृषि से किसानों का मोह भंग हो रहा है। अब जरूरत है कि युवा पीढ़ी भी गांवों में खेती के साथ ही अन्य रोजगार भी करे, जिससे बंजर होते खेतों को रोका जा सके। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ में जंगली सुअरों और बंदरों से परेशान किसान अब भांग या फिर हेम्प की खेती से अपनी तकदीर संवार रहे हैं। पारंपरिक खेती को जंगली जानवर नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से खेत बंजर हो रहे हैं। आमतौर पर नशे के लिए बदनाम भांग पहाड़ में रोजगार का जरिया बन रहा है। भांग एक आयुर्वेदिक औषधि भी है। सीमित मात्रा में कई दूसरी औषधियों के साथ मिलाकर इसका उपयोग कई बीमारियों को दूर करने में किया जाता है। भांग के रेशों से कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं और लगभग हमारे उत्तराखंड में तो हर जगह भांग होती है, लेकिन इसको लीगल तरीके से सरकार भी करे और हमारे लोग इसके गलत नज़रिए से न देखे कि ये नशे वाली चीज़ है, रोजगार की तरफ बढ़े तो हमारे लोगों को बहुत काफ़ी रोजगार मिल सकता है इससे। भांग की खेती के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। इसके उपयोग से करीब 5000 उत्पाद बनाए जाते हैं। बागेश्वर में फिलहाल 3 लोगों को लाइसेंस जारी किए गए हैं।
काफ़ी प्रोडक्ट जो है तैयार किए जाते हैं, बाई प्रोडक्ट जो है तैयार किए जाते हैं और किसानों की जो है इससे अच्छी आमदनी होगी और जो जनपद में जो बंजर भूमि पड़ी हुई है उसमें जो है खेती की जाए तो और अच्छा। भांग की खेती से बेरोजगारी का तंज झेल रहे बागेश्वर के किसानों की तकदीर बदल डाली है। पारंपरिक खेती छोड़ भांग की फसल उगाने वाले किसान अब सालाना लाखों रुपए की इनकम की उम्मीद कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट।